हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विथ राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले कई वीडियो से हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहले बताया गया कि इतिहास क्या है, इतिहास में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, इतिहास को आसान बनाने के लिए हम लोग उसका विभाजन करते हैं। तो इतिहास का विभाजन कितने आधार पे करते हैं, ये सब आपको बता दिया गया था। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए कि प्राचीन इतिहास जो है भारत का, उसको जानने का स्रोत क्या है, जिसमें आपको बताए थे कि प्राचीन इतिहास के जो स्रोत है उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? तो दो भाग में। एक कहलाता है आपको साहित्यिक स्रोत और दूसरा आपको कहलाता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक। तो आपको प्राचीन इतिहास के स्रोत आपको दो भागों में बांटा जाता है, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में भी आपको दो भाग में बांट के आपको बताया गया था। एक आपको बताए थे विदेशी स्रोत, विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखा गया विवरण, और एक था आपको भारतीय साहित्य, यानी कि जो भारत में लिखा गया। अब विदेशी यात्री को भी आपको हम बांट कर तीन गो भाग में आपको बताए थे, और आपको बताए थे कि कुछ विदेशी आपको यूनान के थे, जो भारत के बारे में विवरण दिए अपना, जो भारत के बारे में लिखे। कुछ आपको चीन के थे, यानी कुछ चीनी यात्री थे, जो आपको कुछ यूनानी यात्री थे, कुछ चीनी यात्री थे, और कुछ आपको अरबी यात्री थे, जो आपको भारत के बारे में कुछ विवरण देते हैं। अपने अपने समय में कुछ यूनानी लोग भारत में यात्रा करने आए, कुछ चीनी लोग आए और कुछ अरबी लोग आए, और इन सभी लोगों ने कोई पुस्तक लिखा, कोई यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसमें भारत के बारे में आपको जानकारी मिलती है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को हम लोग मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक। साहित्यिक को दो भाग में, एक विदेशी साहित्य और एक भारतीय साहित्य। विदेशी साहित्य में मुख्य तौर पर, मोटे तौर पे तीन गो देश के हम लोग के देश में आए थे, एक यूनानी आए थे, एक चीनी और एक अरबी। तो कुछ यूनानी आए भारत में, कुछ चीनी आए और कुछ अरबी आए, और कुछ तो ऐसे हैं जो भारत में आए भी नहीं लेकिन भारत के बारे में लिखे हैं। तो कुछ यात्री भारत में आए और कुछ लेखक अपने ही देश में रहकर भारत के बारे में किसी स्रोत से जानकर लिख दिए। तो उन सभी के बारे में आज पढ़ना है। और भारतीय स्रोत को हम बांट कर बताए थे आपको कि भारतीय स्रोत भी आपको दो भाग में, एक धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। और फिर पुरातात्विक में आपको बताए थे कि अभिलेख आता है, सिक्का आता है, भवन आता है, स्मारक आता है, चित्रकला आता है, मुहर आता है, उपकरण, बर्तन, ये सभी आपको पुरातात्विक में आ जाएगा। तो हम लोग बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग साहित्यिक साक्ष्य से, साहित्यिक स्रोत से चालू करेंगे, और साहित्यिक में भी सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के द्वारा जो विवरण दिया गया है। और विदेशी यात्रियों में भी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनानियों के बारे में। कुछ यूनानी जो भारत के बारे में लिखे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हम लोगों को पता चलता है कि प्राचीन इतिहास में क्या व्यवस्था था, कैसा धर्म था, कैसा समाज था, क्या यहाँ का उस समय का संस्कृति था, कौन शासक थे, क्या उस समय भारत में व्यवस्था था, क्या होता था, इन सभी के विवरण से पता चलता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग यूनानियों का विवरण, फिर पढ़ेंगे चीनियों का विवरण, और फिर पढ़ेंगे अरबियों का विवरण। तो बारी बारी से सबके बारे में पढ़ते हैं। ये हैं वो विदेशी यात्री जो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में अपना अपना विवरण लिखे हैं, अपना अपना कुछ पुस्तक लिखे हैं। जैसे कितने देश के हम आपको बताए अभी? तो तीन देश। कौन कौन? एक यूनानी यात्री जो यूनान से, ग्रीस से आए, एक चीन से जो चीनी यात्री कहलाए, और एक अरब क्षेत्र से जो अरबी यात्री कहलाए। तो यहाँ पे ये दोनों तो आपको सिंपल है। अरबी यात्री आपको तीन, सुलेमान अल बरूनी अल मसूदी के बारे में पढ़ना है। चीनी यात्री फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, सोंग यून, मालवेन लिन और चाओ जुकुआ के बारे में पढ़ना है। लेकिन
यूनानी यात्री में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो, याद करने में आपको आसानी हो, इसलिए आपको 3 विभाजन किया गया है। देखिए, एक शासक का नाम सुने होंगे आप सभी, जिसका नाम है सिकंदर। यूनानी शासक हुआ सिकंदर, सिकंदर महान, सिकंदर द ग्रेट। सिकंदर महान एक ऐसा शासक था जो पूरी दुनिया को अपना मुट्ठी में करना चाहता था, पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। यह पूरी दुनिया के विजय के लिए निकला था। तो यह भारत में भी आता है आक्रमण करने, और भारत में भी 326 बीसी में आक्रमण करता है। ये जो सिकंदर है 326 बीसी में आक्रमण करता है। चिंता नहीं कीजिएगा, ये सब जो आपको सिकंदर का आक्रमण है, सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण है, ये सभी आक्रमण आपको आगे पढ़ना है। यहाँ पे बस सुन लीजिए, सिकंदर जो है 326 बीसी में भारत में आक्रमण करता है। अब भारत में आक्रमण किया, अगर आपको बीसी एडी ये सब नहीं समझ में आता है तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, समझा दिए। अगर आप ये सब डायरेक्ट अगर पढ़ने आए हैं तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, पिछले वीडियो आप पहले देखना पड़ेगा। तो आइए यहाँ समझते हैं पहले, ये जो सिकंदर है भारत पर आक्रमण कब करता है? 326 बीसी में। अब हम लोग को कहाँ से पता चला कि सिकंदर 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था? पढ़ना तो है प्राचीन इतिहास में। जब यहाँ पे नंद वंश का शासन चलता था मगध साम्राज्य में, घनानंद उस समय सम्राट था यहाँ का, तब यहाँ पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था। लेकिन यह ब्यास नदी के कारण मगध साम्राज्य पर आक्रमण नहीं कर पाता है और वापस चला जाता है। भारत में लगभग 19 महीना तक रहता भी है, लेकिन ब्यास नदी के पार इसका सेना नहीं जा पाती है और यह वापस लौटकर चल जाता है। यह घटना कब का है? तो 326 बीसी का है। भारतीय किताब में आपको कहीं भी सिकंदर के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। तो हम लोग को जानकारी मिलता कहाँ से? प्राचीन इतिहास में तो भाई ये भी पढ़ना है, और भारतीय इतिहास में आपको ये है नहीं, तो कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको यूनानी यात्रियों के विवरण में। वैसे यूनानी यात्री जो आपको सिकंदर के साथ में आए थे। सिकंदर चूंकि पूरे अपने साम्राज्य को लेकर ही आगे बढ़ रहा था, पूरे जितना भी सेना थे, जितने भी मंत्री थे, सोना जवाहरात पूरा साज बाज के साथ एकदम आक्रमण करने जाता था। जहां भी जाता था वहां सिकंदर जीत ही पाता था, जीत जाता था एकदम। और पूरा जहां भी जीतता था वहां कोई प्रशासक नियुक्त करता था और खुद आगे बढ़ जाता था। ऐसा शासक नहीं था कि जीत लिए और अब वापस लौट जाते हैं। बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, कभी इच्छा का पूर्ति इसको हुआ ही नहीं, पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन इसके बारे में जानकारी आपको भारत के इतिहास में, आपको भारतीय इतिहासकारों के द्वारा, यानी कि उस समय के जो लेखक थे, भारतीय ग्रंथों में आपको इसका चर्चा नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? तो सिकंदर के साथ जितने भी आपको यात्री आए थे वही चर्चा करते हैं कि सिकंदर कहाँ कहाँ आक्रमण किया, भारत में कब आक्रमण किया, भारत के किन किन क्षेत्रों पर किया, कहाँ से लौट गया, भारत में उस समय शासन किसका था, कौन सा वंश था मगध साम्राज्य में। इन सब के बारे में चर्चा वही सब किया है जो सिकंदर के साथ यात्री यहाँ पे आया था। और ऐसा नहीं है कि यूनानी यात्री जो हैं सिकंदर के साथ में ही आए थे, कुछ यात्री सिकंदर के पहले भी आ चुके थे भारत में यात्रा करने, और भारत के बारे में पहले भी लिख चुके हैं। तो कुछ यात्री ऐसे हैं जो सिकंदर के आक्रमण के पहले भी भारत के बारे में लिखे हैं यात्रा करके, और कुछ यात्री ऐसे हैं जो सिकंदर के साथ में आए, और कुछ यात्री ऐसे हैं जो सिकंदर के जाने के बाद में भी आए हैं। तो यूनानी यात्रियों को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक सिकंदर के आने के पहले के यात्री, एक सिकंदर के टाइम के यात्री, और एक सिकंदर के जाने के बाद के यात्री। तो देखिए 3 कैटेगरी में यहाँ पे बांट दिया गया है। सिकंदर के पहले के यात्री कौन कौन है? तो स्काईलैक्स हैं, हिकैटियस, टेसियस, हेरोडोटस। 2 नाम तो बहुत ही प्रसिद्ध है इसमें।
दो नाम और याद रखिएगा, स्काइलैक्स, हिकैटियस, टेसियस और हेरोडोटस। अभी क्या क्या विवरण करते हैं, क्या क्या विवरण लिखते हैं भारत के बारे में, यह हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिर्फ इतना जानकर आपको कोई भी एग्जाम में पूरा बढ़िया से आपको नंबर नहीं आने वाला है, आपको अंदर जाकर ही पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन में कब कहाँ से अंदर जाकर पूछ दे सवाल, कोई ठिकाना नहीं है। और जितना आपको सिलेबस है उतना तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए आपको। तो स्काइलैक्स के बारे में आपको पढ़ना है, हिकैटियस के बारे में, हेरोडोटस के बारे में, टेसियस के बारे में। और ये जो चारों जो यात्री हैं और ये जो चारों जो लेखक हैं आपको सिकंदर के पहले हुआ करते थे, सिकंदर के आने के पहले भारत के बारे में लिख चुके थे। और कुछ सिकंदर के साथ में भी आए थे, जैसे एक निर्याकस, अनोसिक्रीटस और इस्टोबुलस। ये 3 यात्री जो हैं सिकंदर के साथ में 326 बीसी में भारत आए थे, लेकिन भारत पर कब्जा नहीं जमा पाते हैं लोग। भारत के कुछ ही क्षेत्र, राजा पोरस को हराकर कुछ ही क्षेत्र पर कब्जा करते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। तो कुछ यात्री सिकंदर के साथ आए थे, जैसे निर्याकस, अनोसिक्रीटस और एक हैं अरिस्टोबुलस। तो ये 3 यात्री आपको सिकंदर के साथ आए थे। सिकंदर के एक सेनापति थे जिनका नाम था, आप लोग भी सुने होंगे, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के बारे में आप लोग भी सुने होंगे। भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया 326 बीसी में, लेकिन सफल आक्रमण नहीं हो पाता है। और 326 बीसी में लगभग यहाँ पे 19 महीना रहते हैं और 19 महीना के बाद 326 बीसी में वापस लौट जाते हैं। और रास्ते में जाते जाते ही एक जगह है बेबीलोन, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो सेल्यूकस निकेटर है, यह अपने अंदर प्रण लेता है कि हम अपने शासक सिकंदर का जो सपना था विश्व विजयी बनने का, वह हम पूरा करेंगे। यानी कि ऐसा कौन सोचता है? तो सेल्यूकस निकेटर सोचता है कि सिकंदर का सपना अब हम पूरा करेंगे। तो सेल्यूकस निकेटर भी आक्रमण करता है, उसके साथ भी कुछ यहाँ पे यात्री आते हैं। अब जब सिकंदर यहाँ पे आक्रमण किया तो यहाँ का शासक घनानंद था, मगध साम्राज्य का। अभी ये सब चिंता मत कीजिएगा कि घनानंद क्या है, नंदवंश क्या है, मौर्य वंश क्या है, यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर सिकंदर क्या है। बस जो कहानी आपको बताया जा रहा है, इत्मीनान से बैठ जाइए और ध्यान से एकदम सुनते रहिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको ये जो तीनों यहाँ पे हैं, निर्याकस, ओनोसिक्रीटस और इस्टोबुलस, ये तीनों सिकंदर के साथ में आए थे। लेकिन ये 3 यात्री जो हैं सिकंदर के बाद में आए थे। सिकंदर के बाद में कैसे? जैसे मेगास्थनीज के बारे में सुने होंगे। मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखे हैं, इंडिका पुस्तक। तो मेगास्थनीज भारत में आए थे, भारत में लगभग 13-14 वर्ष ही रहे भी। आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 13-14 साल तक मेगास्थनीज रहे भी। तो कुछ समय पहले तो सिकंदर यहाँ पे आक्रमण करने आया था, जो यूनान का था। और वहीं का एक व्यक्ति यहाँ के शासक के दरबार में 14 साल तक आकर रहे, थोड़ा आश्चर्य वाला बात होगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन पैदा कैसे होता है? तो आपको अभी बताए कि सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर कसम खाता है कि हम जाकर सिकंदर का सपना पूरा करेंगे, और भारत पर फिर से आक्रमण कर देता है। लेकिन यहाँ पे जब सिकंदर आक्रमण किया था तो घनानंद शासक था, लेकिन जैसे ही सेल्यूकस निकेटर आक्रमण करता है तो यहाँ पे शासक बदल जाता है, सत्ता परिवर्तन हो चुका होता है यहाँ पे, और शासक बन जाते हैं यहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही प्रतापी एकदम शासक थे। जैसे ही सेल्यूकस निकेटर आक्रमण करते हैं तैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य इनको मात दे देते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना देखकर, शक्ति देखकर, ये जो सेल्यूकस निकेटर है युद्ध करने का नाम ही नहीं लेते हैं। दोनों में संधि हो जाती है, और इस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी, इनकी बेटी का नाम था हेलेना, सेल्यूकस निकेटर की बेटी का पुत्री का नाम क्या था? तो हेलेना। अपनी पुत्री हेलेना का विवाह करवा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। आए थे यहाँ पे अपने शासक सिकंदर का सपना पूरा करने, और बन गए यहाँ के समधी। सेल्यूकस निकेटर
अपनी पुत्री हेलेना का विवाह करवा देते हैं यहाँ के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से, क्योंकि हार जाते पूरा का पूरा सेना इनको मारा जाता है यहाँ पे, ऐसा नौबत ही आ गया था। इसलिए अपनी पुत्री हेलेना का विवाह करवा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से और संधि कर लेते हैं मगध साम्राज्य के साथ। आए थे यहाँ पे जीत कर मगध साम्राज्य को सिकंदर का साम्राज्य बनाने, जबकि 4 क्षेत्र और दहेज में देना पड़ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। अब ये 4 क्षेत्र कौन था, संधि कब हुआ, ऐसा नौबत क्यों आया, आगे आपको इतिहास में ही आगे आपको पढ़ाया जाएगा, जब सिकंदर का आक्रमण, सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी हेलेना, और हेलेना का विवाह किससे हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य से। क्यों हो गया था, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर यहाँ पे आक्रमण करने आया, और आक्रमण तो किया लेकिन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। अब संधि के तहत अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। अब इनकी पुत्री हेलेना यूनानी भाषा जानती थी, और यहाँ के कोई यूनानी भाषा जानने वाले हैं नहीं बिहार में, मगध साम्राज्य में। तो एक दूत रख दिया गया यहाँ पे, मेगास्थनीज, जो किसका दूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का दूत था। तो सिकंदर जैसे ही यहाँ से गुजर गया, तो उसके बाद सेल्यूकस निकेटर आया, और सेल्यूकस निकेटर के साथ में यहाँ पे कौन आया, तो मेगास्थनीज आया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सिकंदर के बाद आने वाला आपको यात्री कौन हुआ, तो मेगास्थनीज, जिसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा है, इंडिका। तो इंडिका के बारे में भी आज आपको बताएंगे। इंडिका बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसके बारे पाटलिपुत्र के नाम सुने होंगे। पाटलिपुत्र के बारे में बहुत एकदम विस्तार से एकदम विवरण मिलता है आपको इंडिका में। तो चंद्रगुप्त मौर्य, हेलेना, सेल्यूकस निकेटर, ये सब आपको आगे आएगा, चिंता मत कीजिएगा। अभी जितना कहानी सुना है उतना सुन लीजिए। तो आपको जो यहाँ पे मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसका दूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का। इतना समझ में आ गया होगा, आगे भी इसको बताएंगे। तो सिकंदर के बाद आने वाला पहला कौन था, मेगास्थनीज, जो किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला है डायमेकस, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के दरबार में आते हैं। और फिर अगले हैं डायनोसियस, जो आपको अशोक के शासनकाल में आए थे। तो ये आपको तीन जो यात्री हैं सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी यात्री हैं। तो यूनानी यात्री को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, सिकंदर के पहले आने वाले 4, सिकंदर के साथ आने वाले 3, और सिकंदर के बाद आने वाले 3। अब इन्हीं सब के बारे में आज वाले क्लास में हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, और अगले क्लास में हो सकता है, इस क्लास में अगर होगा संभव तो वे सभी पढ़ा देंगे, अगर संभव ना होगा तो एक और क्लास बन जाएगा। तो आइए अब इन सब के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। ये आपको यूनानी यात्रियों का विवरण है जो भारत के बारे में लिखे हैं, जिसे हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन, तो जो पहले सिकंदर के पहले आए, सिकंदर के साथ आए, और एक सिकंदर के बाद आए। तो जो सिकंदर के पहले आए उसमें 4 यात्री हैं। कौन कौन, तो एक स्काइलैक्स, हिकैटियस, टेसियस और हेरोडोटस। स्काइलैक्स जो है भारत में आने वाला प्रथम ज्ञात यूनानी यात्री है। प्रथम ज्ञात यूनानी यात्री का मतलब क्या है, यानी कि इससे पहले ऐसा कोई यूनानी यात्री नहीं है जो भारत में आया हो, आया भी होगा तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है। यही एक पहला ऐसा यूनानी यात्री है स्काइलैक्स, जिसके बारे में हमें जानकारी है। यह भले ही यूनानी यात्री था, लेकिन यह यूनान से नहीं आया था। इसे हखामनी वंश के ईरानी शासकों ने भेजा था। यह ईरान से भारत में आया था, और ईरानी शासकों ने इसे भेजा था स्काइलैक्स को। किस वंश के शासक थे, तो हखामनी वंश के शासक थे, और वही ईरानी शासकों ने इसे भेजा था। तो भेजा क्यों था, तो सिंधु नदी के खोज के लिए भेजा था। ये जो स्काइलैक्स है भारत में आने वाला प्रथम यूनानी यात्री है, जिसे ईरान से भेजा गया था ईरानी शासकों के द्वारा, हखामनी वंश के शासकों के द्वारा। अब क्यों भेजा गया, तो इसे सिंधु नदी के खोज के लिए भेजा गया। दूसरा जो यूनानी यात्री है उसका नाम है हिकैटियस। इसने एक पुस्तक लिखा है, जस्ट पीरियड, यानी कि पृथ्वी की खोज। इस पुस्तक में
सबसे पहली बार सिंधु प्रदेश का वर्णन मिलता है। तो सिंधु प्रदेश का वर्णन किस यूनानी यात्री के पुस्तक में मिलता है? तो आपको हिकैटियस हो जाएगा। पुस्तक का नाम क्या है? पृथ्वी की खोज, जस पीरियड। इसमें किसका वर्णन मिलता है आपको? तो सिंधु प्रदेश का। अगला है आपको टेसियस। टेसियस जो है यह एक ईरान का राजवैद्य था। यह यात्री नहीं है, यह एक राजवैद्य था। यात्री की श्रेणी में यहाँ पे डाल दिया गया है, लेकिन यह भारत में कभी आया नहीं। अब भारत में कभी नहीं आया, लेकिन यह भारत के बारे में लिखा है। तो कैसे लिखा भारत के बारे में? तो देखिए, ये है भारत के राजवैद्य बोल रहे हैं, ईरान के राजवैद्य। कहाँ का राजवैद्य था? तो ईरान का राजवैद्य था। अब ईरान का राजवैद्य था, इसलिए इसके पास कई रोगी भी जाते थे, भारत से कुछ व्यापारी भी जाते थे, कुछ अधिकारी भी जाते थे। तो उन सभी से पूछ कर भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा किया और भारत के बारे में एक पुस्तक लिख डाली। अब आप ही लोग बताइए, जो भारत से जाएंगे यात्री लोग, कुछ अधिकारी लोग या फिर कुछ अधिकारी या फिर कुछ व्यापारी लोग, क्या वे कभी भारत के बारे में बुराई करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो ये जितना भी लिखा है वह बहुत ही एकदम कल्पना आधारित एकदम लिखा है। यह सत्य से हट के एकदम लिखा गया है। जो भी इसे बोला गया यहाँ के यात्रियों के द्वारा, यहाँ के व्यापारियों के द्वारा, यहाँ के अधिकारियों के द्वारा, वही छाप दिया है। तो ये जो आपको ईरान का जो राजवैद्य है टेसियस, यह भारत नहीं आया था, और भारत न आया फिर भी यह भारत का विवरण लिखा है। तो कैसे लिखा? तो अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करके, व्यापारियों से जानकारी प्राप्त करके, यात्रियों से जानकारी प्राप्त करके। तो कौन सा ऐसा यूनानी यात्री है जो भारत में नहीं आया और लेकिन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसके पुस्तक से? तो वह कौन है? तो टेसियस है। तो टेसियस भारत ना आया, फिर भी भारत के बारे में विवरण लिख दिया। यह था कौन? तो ईरान का राजवैद्य था। अगला है हेरोडोटस। आप लोग भी जानते हैं कि हेरोडोटस ही है जो सबसे पहले इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखना चालू किया अपने पुस्तक में। इसलिए हेरोडोटस को ही हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं, इतिहास का जनक कहते हैं। इससे पहले जितने भी लोग हैं इतिहास नहीं लिखा करते थे, क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा करते थे। पहला जो व्यक्ति हुआ हेरोडोटस, यह सबसे पहले आपको क्रमबद्ध तरीके से अपने पुस्तक हिस्टोरिका में इतिहास को लिखना प्रारंभ किया। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास के पिता कहते हैं। इसके पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका पुस्तक था। और हिस्टोरिका पुस्तक से भी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन सा जानकारी मिलता है जी? तो इसमें भारत और फारस संबंध का चर्चा मिलता है। भारत तो आप लोग जानते हैं, फारस मतलब ईरान। तो भारत और ईरान के बारे में, ये भारत और ईरान के संबंध के बारे में हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो आपको हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया, उससे जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको ये जो चार हैं, ये चार आपको भारत के बारे में जो जानकारी देते हैं, ये सिकंदर के पहले के हुए। सिकंदर के साथ आने वाले तीन हैं। साथ आने वाले कौन कौन हैं? तो एक निरियाकस, ओनोसिक्रिटस और एक ओरेस्टोबुलस। निरियाकस जो पुस्तक लिखे, वह आपको मूल रूप, इनका पुस्तक का मूल रूप आपको नहीं मिलेगा। तो निरियाकस के बारे में हम लोग कहाँ से जानकारी प्राप्त किए? तो निरियाकस के पुस्तक के ही कुछ टुकड़ा आपको स्ट्रैबो और एरियन ने निरियाकस के विवरण को अपनी पुस्तक में लिखा है। निरियाकस जो अपना विवरण लिखे थे, निरियाकस के विवरण को दो लेखक अपने पुस्तक में लिखे हैं। दो लेखक कौन कौन है? तो एक स्ट्रैबो है और एक एरियन है। ये भी दोनों आपको यूनानी यात्री थे, यूनानी लेखक ही थे, जो अपनी पुस्तक में किसके विवरणों को लिखे हैं? तो आपको निरियाकस के विवरणों को लिखे हैं। क्योंकि निरियाकस जो है आपको सिकंदर के साथ साथ आपको घूमने वाला यात्री था, और निरियाकस जो भी आपको विवरण देता था, वह ये दोनों आपको एरियन और स्ट्रैबो दोनों अपनी अपनी पुस्तक में लिखे हैं। तो सिकंदर के साथ आने वाला पहला आपको है निरियाकस, दूसरा है ओनोसिक्रिटस। यह क्या लिखा है? तो यह सिकंदर की जीवनी लिखा है।
और सिकंदर की जीवनी से ही हमें भारत के आक्रमण के बारे में इस समय भी आपको जानकारी प्राप्त होता है। तो सिकंदर की जीवनी से भी हमें भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? होनोसिक क्रीटस के द्वारा। अगला है अरिस्टोबुलस। यह क्या लिखा है? तो एक बुक लिखा है हिस्ट्री ऑफ वार। हिस्ट्री ऑफ वार यानी कि युद्ध का इतिहास। इसमें आपको पहला बार सती प्रथा का उल्लेख मिलेगा। सती प्रथा आपको भारत में चलने वाला पहले प्रथा है। सती प्रथा आप लोग भी जानते होंगे कि जिस पत्नी का, जिस औरत का पति मर जाता था, उसे पति के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। यही प्रथा आपको सती प्रथा कहलाता था। तो सती प्रथा का चर्चा आपको किस यूनानी के बुक में आपको मिलता है? तो अरिस्टोबुलस। और बुक का नाम क्या है? तो हिस्ट्री ऑफ वार। तो ये तीन जो आपको हैं, ये तीनों आपको सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी यात्री हैं, और इन तीनों के विवरण से भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला है जो सिकंदर के बाद में आए। तो सिकंदर के बाद में आने वाला पहला जो व्यक्ति है, पहला जो यात्री है, वह है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में अभी कहानी बताए कि था कौन? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो आपको सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर अपनी हेलेना, जो इसकी पुत्री थी, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देते हैं और अपना दूत मेगास्थनीज को कहाँ भेज देते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कितने वर्षों तक रहा? तो 14 वर्षों तक रहा। जो व्यक्ति यहाँ 14 वर्षों तक रहा मगध साम्राज्य में, वह मगध साम्राज्य का विवरण तो अच्छा खासा एकदम करेगा। तो यह एक पूरा मोटा पुस्तक लिख दिया जिसका नाम था इंडिका। तो सिकंदर के बाद आने वाला आपको 3 गो आपको यात्री है, और 3 यात्री में पहला आपको बता दिए मेगास्थनीज, जिसने कौन सा पुस्तक लिखा? इंडिका पुस्तक। इंडिका पुस्तक से हम लोग को बहुत ज़्यादा भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उस समय का बहुत ज़्यादा कैसा व्यवस्था था, कैसे शासन प्रशासन चलता था, कौन सा शहर था, ये सब आपको बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे तरीके से जानकारी मिलती है। तो इंडिका से क्या क्या, इंडिका पुस्तक से क्या क्या जानकारी मिलती है, आपको अभी यही बता भी देंगे। आगे भी आपको काम देगा, आगे भी समझ में आएगा। तो इंडिका पुस्तक से मिलने वाली जानकारी, और सिकंदर के बाद आपको एक ही पढ़ाए हैं मेगास्थनीज, इसके बाद 2 और यात्री है। तो हम लोग ये 3 चीज़ पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपको बच जाएगा 2 चीज़, एक चीनी यात्रियों का विवरण और एक अरबी यात्रियों का विवरण। तो 2 विवरण आपको अगले वीडियो में बना देंगे, लेकिन अभी आपको एक चीज़ बच गया है। एक बचा है इंडिका से आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, और 2 यात्री कौन कौन है। तो अगला वही पढ़ लेते हैं। तो मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये हैं आपके सामने। जैसे इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज का, उसमें से आपको क्या क्या जानकारी मिलेगा? तो ये धर्म के बारे में जानकारी मिलेगा, राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, व्यापार के बारे में आदि और भी जानकारी मिलता है। इसमें पाटलिपुत्र के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। इसलिए इसे मौर्य काल का दर्पण भी कहा जाता है। मौर्य काल का दर्पण किसे कहा जाता है? तो इंडिका पुस्तक को कहा जाता है। इंडिका पुस्तक किसने लिखा? तो मेगास्थनीज ने लिखा। यह किस भाषा में है? तो आपको यह जो है ग्रीक भाषा में है। किस भाषा में है? ग्रीक भाषा में। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ग्रीक भाषा में आपको सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स लिखा गया है। मेगास्थनीज जो है, हिंदी भाषा आपको यहाँ हिंदी भाषा में नहीं लिखा है, इंग्लिश में नहीं लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तो ग्रीक भाषा में लिखा है इंडिका पुस्तक, जिसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रीक नाम क्या है, यूनानी नाम क्या है? तो सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। बहुत सवाल पूछा जाता है आपको। और इसमें पाटलिपुत्र का नाम भी दूसरा है। तो इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र का नाम क्या है? तो पॉलीब्रोथा। क्या नाम है? पॉलीब्रोथा। अगला आपको है
कि चंद्रगुप्त के महल की तारीफ की गई है इसमें। चंद्रगुप्त का महल, जो लकड़ी का महल था, उसका तारीफ किया गया है इसमें। इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज खूब तारीफ किया है कि गजब का स्थापत्य कला है मगध साम्राज्य का, भारत का। इसमें इंडिका पुस्तक में 56 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे पवित्र आपको गंगा नदी बताया गया है। इंडिका पुस्तक में कितनी नदियों का उल्लेख है, भारत की कितनी नदियां, तो 56। और सबसे पवित्र किसे बताया गया है, तो गंगा को। इसमें सती प्रथा का भी उल्लेख है, क्योंकि सती प्रथा उस समय भी भारत में था, तो सती प्रथा का भी उल्लेख है। और उत्तरा पथ का भी उल्लेख है, जिसे हम लोग NH2 नेशनल हाईवे 2 के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे पहले निर्माण आपको अशोक करवाया था। और आपको उत्तरापथ का ही मरम्मत करवाया था आपको शेरशाह सूरी। और फिर इसका नाम रखा था आपको सड़क-ए-आजम, जिसको फिर अंग्रेजों ने नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया, GT रोड कर दिया। और फिर अब हुआ है नेशनल हाईवे 2। तो NH2 का ही नाम है आपको, प्राचीन नाम है उत्तरापथ। तो उत्तरापथ की जानकारी आपको यूनानी यात्री के किसके बुक में मिलता है, तो इंडिका में मिलता है। किसका बुक है आपको, तो मेगास्थनीज का बुक है। तो जैसे सिकंदर के पहले कुछ यात्री आए, सिकंदर के साथ कुछ यात्री आए, और सिकंदर के बाद कुछ यात्री आए। तो सिकंदर के बाद आने वाला पहला यात्री कौन हुआ, मेगास्थनीज, जो किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। वैसे ही दूसरा आपको है डाइमेकस। दूसरा कौन है, डाइमेकस। जैसे आपको मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का दूत था, उसी प्रकार से डाइमेकस सीरिया के शासक एंटियोकस का दूत था। सीरिया के शासक उस समय कौन थे, एंटियोकस, जब मगध साम्राज्य का शासक आपको बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। बहुत एकदम पियक्कड़ टाइप के था, शराबी टाइप के था। इसलिए यह देखिए, ये जो एंटियोकस है सीरिया का शासक, उससे 3 मांग रखता है बिंदुसार। मीठी मदिरा, मदिरा मतलब दारू, शराब, शराब का मांग भी करता है। सूखा अंजीर, अब भाई दारू आ रहा है तो चखना भी तो चाहिए, तो मीठी मदिरा के साथ साथ सूखा अंजीर भी आपको ऑर्डर देता है सीरिया के एंटियोकस, जो शासक था उसे, कि वहां से चाहिए। एक चीज और मांग करता है, दार्शनिक, कि हमको एक दार्शनिक भी चाहिए, फिलोसफर। तो एक दार्शनिक के मांग को ठुकरा दिया जाता है, लेकिन मीठा मदिरा भेज दिया जाता है और सूखा अंजीर भेज दिया जाता है, कि तुमको इस सब में जब रुचि है तो दार्शनिक में क्या रुचि होगा तुमको, ये सिर्फ दिखावा कर रहा है, यही दोनों भेजो उसको। ऐसा सोचा एंटियोकस और भेज दिया यहाँ पे। तो मीठी मदिरा भेजा और सूखा अंजीर भेजा, किसके साथ, तो डाइमेकस के साथ। डाइमेकस किसका दूत था, तो एंटियोकस का दूत था। कहाँ का था, तो यूनान का था। अब देखिए अगला तीसरा आपको है डायनोसियस। डायनोसियस कहाँ का शासक का दूत था, तो मिस्र के शासक का, जो शासक का नाम क्या था, टॉलमी फिलाडेल्फस। टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत था आपको डायनोसियस। और ये किसके दरबार में आया था, तो अशोक के दरबार में आया था। तो सिकंदर के बाद आने वाले कितने यात्री, 3 यात्री। एक मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। दूसरा है आपको डाइमेकस, जो आपको किसका दूत था, तो सीरिया के शासक एंटियोकस का दूत था। ये किसके शासनकाल में आया, तो बिंदुसार के शासनकाल में आया। तीसरा है डायनोसियस, कहाँ का था, तो मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत था। किसके शासनकाल में आया, तो अशोक के शासनकाल में आया। तो ये हो गए आपको यूनानी यात्री, जो आपको सिकंदर के पहले, सिकंदर के साथ और सिकंदर के बाद आए। लेकिन कुछ यूनानी लेखक भी हैं 2-3, जो आपको भारत के बारे में अपना विवरण लिखे अपने पुस्तक में। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक लेखक का नाम है प्लिनी, यह अपना पुस्तक लिखे नेचुरल हिस्टोरिका। ये भी यूनानी लेखक ही हैं, जो नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक लिखे हैं। इसमें ये बताते हैं कि भारत सोने की एकदम चिड़िया है। भारत में सोना उगलने वाली नदियां प्रवाहित होती हैं। भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता है। भारत एकदम बहुत ही संपन्न देश है, ऐसा चर्चा करते हैं प्लिनी। दूसरे आपको लेखक हैं टॉलमी। टॉलमी एक पुस्तक लिखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको प्राचीन भारत के भूगोल की जानकारी मिलेगा।
तो वैसे जो भी बुक हैं जिनसे हम लोग भारत के बारे में जानकारी मिल रहा है, सबको सब आपको क्या होगा, साहित्यिक स्रोत होगा। तो प्राचीन भारत के भूगोल की जानकारी किस बुक से, तो ज्योग्राफी बुक से। किनका है, तो टॉलमी का है। अगला है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो भी एक भूगोल का पुस्तक लिखे हैं, जिससे हम लोग जिससे ये जो स्ट्रैबो है, देखिए मेगास्थनीज का इंडिका पढ़े। इंडिका में देखिए क्या क्या विवरण मिलता है, एकदम तारीफ का पुल मेगास्थनीज बांध देता है। तो ये जो स्ट्रैबो है बोलते हैं कि ऐसा थोड़े है कि भारत इतना संपन्न देश होगा, कोई दिखते नहीं है, कभी अकाल नहीं वहाँ आता होगा, ऐसा थोड़े, दास प्रथा नहीं वहाँ है, ऐसा एकदम राम राज्य वाला तो क्षेत्र हो नहीं सकता है, कोई देश हो नहीं सकता है। यह तारीफ का पुल सिर्फ बांधे चल जा रहा है। इसलिए स्ट्रैबो जो है अपनी पुस्तक भूगोल पुस्तक में मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक मानता है। तो मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक किसने माना है, तो एक यूनानी लेखक स्ट्रैबो ने माना है। एक और पुस्तक आपको याद रखना है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी यानी कि लाल सागर की यात्रा। इसमें भारत के बंदरगाह की चर्चा मिलता है और इसके लेखक आपको कोई नहीं है, पता ही नहीं चला है। एक नाविक था जो आपको लाल सागर से आपको भारत तक का यात्रा किया था और वह लिखा है एक बुक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, लेकिन अपना नाम नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पे अज्ञात लेखक लिखा हुआ है। और इसमें किसका चर्चा मिलता है, तो भारत के बंदरगाह का चर्चा मिलता है, भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का चर्चा मिलता है, यानी कि एक्सपोर्ट होने वाली वस्तु। तो विदेशी स्रोत में आपको 3 देशों का आपको यात्रियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप यूनानी यात्रियों के बारे में पढ़ लिए, फिर अब चीनी यात्री और अरबी यात्रियों के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग पढ़े यूनानी यात्रियों के बारे में, तो यूनानी को 3 भागों में बांटा गया, एक सिकंदर के पहले, सिकंदर के साथ और एक सिकंदर के बाद, जिसमें आपको सब महत्वपूर्ण ही है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा मुझे भी मनोबल मिलेगा, क्योंकि मैं दिन भर ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ, 3-4 बैच है। अभी रात के 1 बजे, 12:30-1 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा मेहनत पसंद आया होगा तो एक लाइक कमेंट ये सब से आप लोग को कुछ हर्ज तो नहीं है, लेकिन मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको जल्द ही मिल जाएगा। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।